तो नमस्कार, अभी हम हैं विजय यादव जी के साथ, जो कि आरजेडी के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो हम इनसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप आरजेडी के समर्थक क्यों हैं? देखिए, यहाँ कोई भी पार्टी जो है जी। अपने अपने जो है इरादों के साथ अपने अपने गोल के साथ चलता है। हम्म। यहाँ किसके दिल में कौन रहता है, हम्म। अपने अपने पसंद की सबकी पार्टियाँ होती है, अपने अपने पसंद के लोग किसी के ना किसी के लाइक करते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि हम जिस इंसान के लाइक करते हैं जी। वो तेजस्वी यादव है, इसलिए हम उनका मतलब समर्थक करते हैं। जी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में देखने को ये मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जी अभी जो जंतर मंतर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके सिलसिला में बिहार में भी आंदोलन चला था और कई छात्रों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन बल के माध्यम से उनके ऊपर AK-47 का प्रयोग किया गया था और कई बच्चों को गोलियां दागी गई थी। कई बच्चे उसमें घायल भी हुए थे और कई बच्चों के गर्दन में भी गोलियां लगी हुई हैं। उसके समर्थन में तेजस्वी यादव जी पटना की सड़कों पे आंदोलन करते हैं आज, और उनको आज डिटेन किया गया है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो है बहुत बड़ा इसमें साजिश है और चाल भी है। मुझे लग रहा है कि बच्चों को आंदोलन करना उनके हक अधिकार बनता है जी। और शिक्षा वो मुद्दा है जिसको अब दबाया नहीं जा सकता है। जी। जी। और तेजस्वी यादव जो अभियान कर रहे थे बच्चों के लिए, हम्म। उसमें सहयोग मुझे लग रहा है कि हर पार्टी और सरकार को भी देना चाहिए। उनको अरेस्ट करना सही नहीं है, वो बिहार की कोई भी सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। जी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो गलती किया है उसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे आप आरजेडी के समर्थक हैं, कई लोगों का प्रश्न ये है कि जब लालू यादव जी का शासन चल रहा था, जब आरजेडी का शासन था, तब जंगल राज था और जंगल राज में कई जो मामले सामने आए थे, तब लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया था। तब तेजस्वी यादव जी अपने सरकार के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन यहीं जब पुलिस प्रशासन बल के माध्यम से AK-47 दागी गई है छात्रों के ऊपर, तो अभी तेजस्वी यादव जी आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहाँ तक ये सही है? आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मेरे कहने का जो मकसद है, जी। बलात्कार, हम्म। मर्डर, हम्म। गुंडागर्दी, हम्म। गुंडाराज, हम्म। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि भाजपा के लोगों या फिर ये इस सरकार ने बनाया है, जो बीजेपी सरकार है। हम्म। ये एक मुद्दा बना दिया है लोग जी। कि गुंडाराज और जितना भी गुजरे हुए जो कल था लालू यादव के था, कांग्रेस के था, इस दिखाने में आम जनता का मुद्दे भटका रहा है लोग। क्यों कुछ पूछ ना सके, कुछ बता ना सके और रियल में सच जानना है। किसी भी व्यक्ति को, भारत के कोई भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रियल में सच्चाई जानना है तो आप सिंपल से गूगल ट्रांसलेट कर लो और आप एक बार ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट करके देखो कि बलात्कार, मर्डर, गुंडागर्दी कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 50% से 60% कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुंडा राज था और गुंडागर्दी चलता था? मेरे देखने में जो है जी। ये केवल और केवल इस पार्टी का जो है अपना कुछ काम नहीं है, इसलिए केवल लोगों को जो है बताता है कि लालू यादव गुंडा राज था, ये था, वो था। ये सब बेकार की बातें है। ये जो है मतलब एक इन लोग जनता के प्रति डर बैठाते हैं लोग, जिससे कोई जनता जो है डर के लालू यादव को वोट ना दे या फिर भाजपा को वोट करे, और कोई इसका खास लेन देन नहीं रहता है। अच्छा, ये चीज़ एक देखने को मिलता है कि लालू यादव जी के समय में शिक्षा के महत्व पे ज़्यादा फोकस किया गया था, और उस टाइम जो है सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का जो व्यवस्था था वो काफ़ी उच्च कोटि का दिया जाता था। हमारे जो दादा परदादा हैं या फिर वो भी बताते हैं, हमारे जो पिता के उम्र के जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि शिक्षा का जो महत्व था लालू यादव जी के समय में बहुत ज़्यादा था। और अभी का जो महत्व चल रहा है, शिक्षा का महत्व आप देख ही रहे होंगे, अभी सरकारी स्कूल में हम सबको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा का महत्व तो वो इंसान समझता है ना जी। जिसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन भाजपा वो पार्टी है ना जी। जो चाहता है कि निपड़ गंवाड़ रहेगा देश, निपड़ गंवाड़ रहेगी पब्लिक, तो हमें वोट करेगी। जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं करता। लोग शिक्षा के विरोध, तरह तरह की जो उन लोग की रणनीतियाँ रहता है वो हमेशा से रहता है। जी। मुझे लग रहा है कि यूपी में आप देखिए, बिहार में देखिए, कुल टोटल
95 से 97 हज़ार करीबन स्कूल को बंद कर दिया गया। जी, करीब अगर करीब 1 लाख। करीब करीब 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगर शिक्षा के प्रति इस सरकार को देखिए तो 1% भी जागरूक नहीं रहता है, जी। क्योंकि उन लोग को बच्चा जो है वो फॉरेन विदेश में पढ़ रहा है लोग, और हम लोग का जो बच्चा है, हमारे घर की जो बच्चियाँ है, बच्चे हैं, ये सब मिडिल स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है, और शिक्षा पे कोई आगे चल के बात भी नहीं करने वाला है लोग। अच्छा, लालू यादव जी के बारे में एक और चीज़ बोला जाता है कि जब लालू यादव जी का जब शासन था तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को एक आवाज़ दी, उन्होंने उनके आवाज़ को प्रशस्त किया और उनको जीने का एक मकसद दिया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लालू यादव ने जो बिहार के लिए किया है जी। वो शायद आने वाले भविष्य में कोई नेता कभी नहीं कर पाएगा। जाति जो भाव भेद रखते थे लोग, जी। उन सबको हटाना लालू यादव का ही काम था। जी। लालू यादव ने जो किया बिहार के लिए, बहुत कुछ किया। लालू यादव के किसी जात से कोई कटाव नहीं था। अति पिछड़ा, आदिवासी, जितने भी बाकी कास्ट से लोग आते थे, जो कि छोटे कास्ट से लोग आते हैं, उन लोगों के लिए लालू यादव ने इतना कुछ किया, बोलने का हक दिया, अधिकार दिया, और कुछ इस मोड़ पे, इस जगह पे लाके बैठा दिया जहाँ से आप अपने हक को समझ सको, अपने अधिकार को मांग सको। हाँ। तो लालू यादव ने सबके लिए किया। अच्छा, आप सीजेपी को समर्थन करते हैं? अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो हाल ही में बनी हुई है, अभी 20 जून को उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था और करीब करीब 1 महीना तक सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पे बैठे रहे, 20 जुलाई को उनका प्रोटेस्ट चलता है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को मांग को लेते हुए उन्होंने 25 जुलाई को इस्तीफा उन्होंने लिया भी। तो उनका जो अगला कदम है, अभी स्कूल सुधार आंदोलन वो चला रहे हैं, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को मैं मानता हूँ, लाइक करता हूँ, और मैं उनके जो भी रणनीतियाँ है जी, उससे मैं बहुत खुश हूँ जी, क्योंकि वो देश के हर बच्चे के, हर इंसान के फ्यूचर की बातें कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह से कोई भी पार्टियां बनती है तो हमें उसको समर्थन करना चाहिए। जी। इसलिए करना चाहिए जिससे आने वाले हमारे दिन और हमारे बच्चे के भविष्य बहुत अच्छा तरीका से सही हो सके। तो अभी जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उस पर खुल के उतना समर्थन नहीं दिखाया है, और ना ही तेजस्वी यादव जी और ना ही विपक्ष के जो बाकी नेता हैं उन्होंने भी खुल के एकदम अपना बयान नहीं दिया है। तो इस पे जनता काफ़ी नाराज़ है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आंदोलन चल रहा था जी, तो सब कोई इस्तीफा देता ही है, कुछ थोड़ा सा वक्त लगता है। आखिर में इस्तीफा वो भी लोग भी दे दिए जो कि झारखंड में चल रहा था, वो लोग भी इस्तीफा दे दिए, और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट को बातों को सब कोई मान चुका है। हाँ, उनकी जायज़ बातों को मान चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज जो हमारे देश में चल रहा है उस आवाज़ों को, जितने भी सारे युवा हैं, उस आवाज़ों को ये सरकार कुछ भी करके दबा सके। और हम इस बात से हमेशा खुश रहते हैं कि 12 से 13 साल से हमारे देश सरकार से सवाल पूछना भूल गया था। तो कॉकरोच जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके आने के बाद हर एक युवा के बीच जुनून पैदा हुआ कि हम अपने हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठा सके और सरकार से मांग कर सके, और सवाल पूछना हमारा भारत फिर से सीख गया है। ये तो इस बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ। और एक और नया क्वेश्चन एक आता है कि तेजस्वी यादव जी जो हैं युवाओं के नेता हैं, तो आप इसको किस तौर पे देखते हैं कि क्या सच में वो युवाओं के नेता हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी सच में युवाओं के नेता है जी। कुछ पल के लिए वो मतलब उप मुख्यमंत्री बने थे जी। तो हम अपना चौक के बातें कर रहे हैं। उस वक्त इतना ज़्यादा बहालिया था, इतना ज़्यादा रोजगार था कि आप एक ढेला उठा के कहीं रोड पे बिकोगे तो किसी न किसी टीचर के मुड़ी पे गिरेगा। हाँ। इतना ज़्यादा बहालिया, इतना ज़्यादा वैकेंसी तरह तरह के निकाले। लेकिन उसके बाद आई भाजपा की सरकार, तो आज मुझे लग रहा है कि हर एक युवा जैसे 15-10 साल से भटक रहा था, आज भी बेरोजगार कहीं ना कहीं भटक रहा है, दादा ठोकर खा रहा है, ग्रेजुएशन बीटेक करके ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, भाजपा का जो मेन जो वोट लेने का जो मेन पॉइंट्स होता है वो होता है मंदिर, और जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका जो वोट लेने का जो मेन पॉइंट्स होता है वो होता है पढ़ाई, शिक्षा। तो मंदिर और शिक्षा में क्या ज़रूरी है, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, अगर मंदिर के बाद कोई साधु करे तो अच्छा लगता है, और कोई नेता मंदिर और मस्जिद की बात करता है तो सीधा सीधी बात है कि वो
अपने जो है नाकामयाबियों को छुपा रहा है। हम्म, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे लग रहा है कि देश को विकास में ले जाना है और हर युवा को विकास करना है, जी, तो सब कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है शिक्षा। हम्म, आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी पे आगे चल के बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, लेकिन आप जो है मंदिर और मस्जिदों में लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। इस बात से तो मैं काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि बिहार में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारा काम हो सकता था, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे काम हो सकते थे। अभी जो हमारे हेल्थ जो मिनिस्टर हैं, वो अभी थोड़ा बहुत अभी काम करने को उनका देखने को मिला है। जैसे कि उनका एक दावा है कि पटना पीएमसीएच में उन्होंने एआई के माध्यम से बीमारियों की जांच करने की जो सुविधाएं दी है, तो इस पे तो उनका जो है वो तो कार्य दिख रहा है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक सरल सी भाषा में कहूँ ना, हम्म, तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाला है। जी, लोग कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, बिहार में केवल बिहार में सम्राट चौधरी को सिर्फ इसलिए बैठाया गया हम्म, कि वो केवल बिहार को चूस के भाजपा को दे सके। हम्म, आज जो है सम्राट चौधरी को बैठाने का कोई मुद्दा नहीं रहा। जी, लोगों ने, पब्लिक ने सम्राट चौधरी को थोड़े ने चुना था। हम्म, पब्लिक और आम लोग जो भी वोट दिए थे जी, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिए थे। सही बात है। लेकिन भाजपा जो है जी, खुद मंत्री चुना, हम्म, और हम लोग को वोट देने का जो भी अधिकार था सब छीन गया। और भाजपा ने कुछ एक ऐसा मंत्री को बैठाया जो कि उसके उंगलियों पर चल सके, जो कि बिहार के हर एक इंसान के खून को चूस के भाजपा सरकार को दे सके। इस बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि भाजपा की जो सरकार है उसने गलत किया है। इस बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। मैं भी इस पे आवाज़ उठाता हूँ कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत भाजपा ही नहीं की है। क्योंकि अभी एक काराकाट से जो कोई कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा, तो उनके जो पुत्र हैं वो बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो नीट छात्रा के रेप में वो आरोपी पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी वे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। बिना चुनाव लड़े सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत भाजपा ने ही की है। और मैं इस पे आवाज़ उठाता हूं, और मैं चाहता हूं कि देश का हर एक नागरिक ऐसे ही बुराई और भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाते रहे। अच्छा, एक बात और देखने को मिलता है कि दलित समाज को आज भी काफ़ी पिछड़ा और काफ़ी दबाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, दलित समाज को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है ना, हम्म, अभी जो है आरएसएस चला रहे हैं भाजपा को। जी, तो आरएसएस में जो है दलितों के लिए, अति पिछड़ लोगों के लिए, आदिवासी को लिए कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि वो लोग हमेशा जी, जैसे आरएसएस को मानते हैं हम्म, और कभी भी भीमराव अम्बेडकर को मानते ही नहीं है। हम्म, वो लोग को सीधा सीधे कहने का मतलब है कि एक छोटे कास्ट के आने वाले व्यक्ति अगर संविधान को लिख दे रहे हैं, उस संविधान को आप कैसे मानिएगा? हम्म, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करने का हमेशा से उन लोगों का इरादा रहा। हम्म, लेकिन मैं ये लाख शुक्रिया करता हूँ जो विपक्ष की पार्टियां जी। है, वो हमेशा से हर पल हर मिनट आवाज़ उठाता रहा, जिससे संविधान आज तक बचा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग कभी संविधान को नहीं ख़त्म होने देंगे। विपक्ष में आपको लगता है कि वाकई में वो ताकत, वो मजबूती है जो पहले थी, जो मुलायम सिंह यादव के सरकार में थी, जो लालू यादव के सरकार में थी? उस वक्त था तो ईमानदारी की सरकार था, जी, लेकिन आज जो है बेईमानी की सरकार है। अब छोट बच्चा से लेके अगर 70 वर्ष के बुजुर्ग से भी पूछ रहे हैं ना, तो सब लोग कहेगा वोट चोर वोट चोर। सब व्यक्ति जानता है कि भाजपा 3 गुदाव चलता है। पहला ईवीएम, दूसरा जो है कुछ ना कुछ लालच, तीसरा जो है हिंदू मुस्लिम। तो किसी ना किसी भी तरीका से सरकार बनाना ही है। अगर मान के चलिए विपक्ष कहता है कि हमेशा ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, तो विपक्ष का भी उतना ही कदर होना चाहिए संसद भवन में जितना कि पक्ष का है। तो अगर पक्ष का फायदा नहीं है ईवीएम से, तो मोदी जी चाहे जो भी पार्टियां है विपक्ष का, वो मांग करता है तो उसके मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? और जैसे कि अभी बैलेट पेपर पे ये चुनाव करने का, वोटिंग करने का, ये एक विपक्ष का एक बहुत बढ़िया ये एक मांग है, और उसको स्वीकृत करते हुए कई राज्यों में ऐसे बैलेट पेपर पे किए गए हैं और विपक्ष की उसमें जीत भी हुई है। तो मैं उसमें सहमत हूँ। और अच्छा, एक बात बताइए, और बिहार से जो है घोटाला का आरोप लगता है,
लालू यादव जी के ऊपर और उनको जेल हो जाती है। और सेम सरकार है, अभी भाजपा का सरकार है, जो सरकार दावा करती है कि लालू यादव जी ने घोटाले किए थे और इसी सरकार में 70,000 करोड़ रुपए पिछले साल जुलाई में घोटाले हो गए थे। और इस साल जनवरी या फरवरी की बात है जब 62,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक विभाग में घोटाला हुआ है। उसके बाद फिर से 92,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया के आसपास घोटाला हो चुका है, जितना कि हमारे देश के ऊपर सिर्फ कर्ज है 2 लाख करोड़ रुपया। तो इस पे आप क्या सोचते हैं कि उसका भरपाया सिर्फ बिहार की जनता करेगी या पूरे देश की जनता इसका भरपाया करेगी? देखिए, बिहार का भरपाया कोई दूसरा राज्य का जनता नहीं करने वाला है। जिन लोगों ने एक कर्ज लिया है वो कोई बिहार का विकास करने के लिए नहीं लिया है। ये लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संसद खरीदा, विधायक खरीदा और खुद का प्रॉपर्टी बनाया। तो मुझे लग रहा है कि आज पूरा देश में भारत नंबर 1 कर्ज पे है। आप गूगल करके देख सकते हैं कि पूरा देश में भारत नंबर 1 कर्ज पर है। वर्ल्ड बैंक में सबसे और नंबर 1 पे हमारा देश है। आज आप भारत की स्थिति जो देखिए, रुपया जो था 97 रुपये से गिर के आज 58 रुपया हो गया, जो कि प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि जिस देश 58 रुपये से 97 रुपये पे चला गया। 58 रुपये से 97 रुपये पर चला गया। जी। तो प्रधानमंत्री खुद अपने जुबान से बोले थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उस देश का रुपया भी, करेंसी भी गिरता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी किस मुंह से ये नहीं कहते हैं कि हम गिरे हुए हैं, तब आज हमारे देश का करेंसी भी गिर रहा है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका सबसे बड़ा देश का नेता नहीं, देश की जनता है। सिंपल सी बात है, देश का जनता। देश का जनता ऐसे लोगों को चुन देता है जिसके लायक वो रहते नहीं है, और उस लोगों को चुन के सत्ता पर बैठा देता है जो कि 25 साल 30 साल 40 साल से राज कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि हमारे बाप का ये मतलब भारत है और हमारे बाप का ये प्रॉपर्टी है, जिसको जो मन में आए बेच देता है। कोई अडानी को दे देता है तो कोई लोन माफ कर देता है। जिस तरह से भी है, आज हमारे देश वो कगार पे है जिस कगार से 40% से बेरोजगारी बढ़ के 80% हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलतियां जनता की और कुछ गलतियां जो है नेताओं की है। आए दिन एक्सप्रेस वे बनते हैं या फिर और वो एक्सप्रेस वे पुल बनते हैं, सड़क बनते हैं, और उस सड़क के निर्माण में, पुल के निर्माण में, एक्सप्रेस वे के निर्माण में, हाईवे के निर्माण में महज 18 से 20 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो सड़क, वो पुल या और वो एक्सप्रेस वे, हाईवे, वो सारी चीज़ें जो है वो टूट जाती हैं। सरकार जो है वो जनता के पैसों का इतना बर्बादी कर रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि सरकार चाहता क्या है। सरकार का सिंपल सी बात भाषा रहता है कि अब सीधे उंगली से घी मत निकालो। अगर आप सीधे उंगली से घी निकाल रहे हो तो आप मुख्य आरोपी बनकर और पकड़े जाओगे। ऐसे थोड़ा सा उंगली टेढ़े करो और घी को पूरे निकाल लो। अगर सरकार आज 1 लाख 2 लाख करोड़ के कोई भी टेंडर पास करता है तो उसमें टोल टैक्स, रोड टैक्स, बहुत सारी टैक्स होते हैं, जीएसटी, बहुत सारे टैक्स होते हैं। अगर 3 लाख करोड़ के अगर सरकार कोई भी फंड पास करता है तो उसमें 1 लाख करोड़ सरकार के पास खुद ऐसे नाच के चला जाता है। तो सरकार के मेन जो मकसद है वो खुद का जेब भरने का रहता है कि ऐसे ऐंठ के ऐसे ऐसे घुमा के लेके आ जाना है। आज जो है टैक्स है, इतना ज़्यादा पीसी बढ़ गया है, इतना ज़्यादा चार्ज बढ़ गया है। विधायक है, मंत्री है, सांसद है, डीएम है, सबका खर्चा कहाँ से चलता है? रोड से ही तो चलता है। अब आप जो टेंडर 10 करोड़ का है उसमें 5 करोड़ आप लोग कमीशन ही ले रहे हैं, तो फिर वो रोड कैसे बनेगा? और जो ठेकेदार खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो कम से मुझे लगा कि 60 से 70% जो है वो फालतू इन चीज़ों में खर्चा हो जाता है, जिसके कारण रोड तुरंत बनता है तुरंत टूट जाता है। जिसको फिर से आप बनाए, फिर से खर्चा करे, देश पे कर्ज ले, आपको चुकाना तो है नहीं। चुकाएगा बिहार का जनता, चुकाएगा देश का जनता। आज हर एक व्यक्ति के ऊपर 5.5 से 6 लाख रुपया कर्ज हो गया है जिसको आप किसी भी हालात में चुकाओगे और चुकाना पड़ेगा। इसमें कोई सोचने वाला दो बातें नहीं है। अच्छा, लालू यादव जी के समय में ऐसा देखने को मिला था कि उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उनके समय में सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का जो कंडीशन था, वो क्वालिटी था, सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन का क्वालिटी था वो काफ़ी हायर लेवल का था। हमारे जो पिता के उम्र के जो लोग हैं,
वे सब बताते हैं कि हम लोग सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे तो उसमें इतना कड़ाई से पढ़ाई होता था कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल का कभी मुंह तक नहीं देखे थे। मतलब अब ऐसी देखिए गांव अगर की भाषा में बताते देखिए हैं। अगर पढ़ाई का महत्व जी। कोई समझेगा हम्म। तो देश आगे बढ़ेगा। जी। लालू जी समझते थे कि पढ़ेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया, और लड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। और सिंपल सी बात है, लालू जी लोगों को इसलिए पढ़ाते थे कि लोग अपने हक जाने, अपना अधिकार मांगे। होशियार कोई व्यक्ति रहेगा तो अपने हकों को समझेगा, मांगेगा और आपसे सवाल करेगा, उसको गलत और सही की पहचान होगी। लेकिन भाजपा सिर्फ अंधेरा में इसलिए ढकेलना चाहता है कि आप उसे कुछ पूछो मत, उसे कोई सवाल मत पूछो। देखिए एक वक्त था जिस वक्त अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, आप कोई सवाल पूछते थे आपको पीटते थे, आप कोई जवाब मांगते थे आपको मार के जेल कर दिया जाता था। लेकिन आज भाजपा के जो सरकारें हैं उसमें सेम रूल है। अगर आप कोई सवाल पूछ लीजिए आपको 2-4 घंटा लगाया जाएगा, आप अपने हक का अधिकार के लिए मांग दीजिए आपको 2-4-10 घंटा लगा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, या तो देशद्रोही करार दिया जाएगा। हाँ, और उससे भी अगर कोई व्यक्ति हारता है और चाहे चारों तरफ से वो मजबूत पाता है, अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा आदमी नहीं है, आवाज उठाया है, मजबूत है चारों तरफ से, तो सिंपल सी बात है, अनभक्त जो है, जो बहुत सारे लोग हैं मोदी जी को पापा मानते हैं, तो वो लोग सीधे सीधे कहेंगे ये तो रही है, ये तो पाकिस्तानी है, और फिर ये धर्म विरोधी है। तो ऐसे लोगों को क्या ही लेना है जो कि धर्म को कुछ नहीं जानते हैं और धर्म को ही अपने पापा बना लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए अगर कोई चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारे लिए धर्म है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पूजा कौन करेगा? आप यहाँ इंसानों को मार रहे हो, आप यहाँ इंसानों को मार रहे हो, और मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसमें आप हर पब्लिक को उलझाए रख रहे हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ कि भाजपा की कोई ऐसा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है कि सेट पर चढ़े और किस भी एक जमीन पे, चाहे वो कांग्रेस का अभिकर्ता हो, आरजेडी का हो, या फिर प्रशांत किशोर का हो, या फिर कांग्रेस जनता पार्टी का हो, उसे मोटिवेट कर ले। उन लोगों को फट जाएगा। बस 4 चीज़ें नहीं बोलना है। पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान, दूसरा मस्जिद मंदिर, तीसरा हिंदू मुस्लिम, चौथा जाति धर्म। अगर ये 4 चीज़ भाजपा के लोग छोड़ दे रहे हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि सेट छोड़ के सर झुका के नीचे उतर जाएंगे और कुछ बोल नहीं पाएंगे। लालू यादव जी ने कहा था कि एक प्रधानमंत्री के जान की जितनी कीमत होती है उतना एक गरीब के जान की भी कीमत होती है। क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जहां भाजपा की सरकार है, 20 साल से यहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पे भरत तिवारी जैसे कई ऐसे कांड होते हैं जहाँ पे सरेआम लड़कियों के रेप भी हो रहे हैं, और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं, और उनके माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन के लोग जो हैं उन पे काफ़ी मतलब बुरा से बुरा कार्रवाई भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बंटी यादव नाम के जो शख्स हैं जो पटना में व्यापार करने वाले कंपनियों के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और उनको मार दिया जाता है, भरत तिवारी जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव जी ने जो कहा था कि एक प्रधानमंत्री के जान की जितनी कीमत होती है उतनी ही जान की कीमत एक गरीब की भी होती है, क्या आपको लगता है कि भारत में, वो भी बिहार में, वो चीज़ देखने को आज मिल रही है? देखिए सिंपल सी बात है, ये आज सारी देश जानता है, सारे लोग जानते हैं कि बलात्कार करने वाले भी वो लोग हैं और सत्ता पर भी वो लोग हैं जी। और आप आवाज उठाओगे तो कहाँ तक उठाओगे? मर्डर करने वाले भी वो लोग हैं और फैसला करने वाले भी वो लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज आपको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज हमारा पूरा देश एक आंदोलन में लाठियां खा रहा था अपने हक के लिए, बल्कि जायज था। ये सारी पब्लिक जानता है, सब पूरे देश का हर व्यक्ति जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान गलत है, सब कोई जानता था। लेकिन एक वो व्यक्ति गलत था, उसको हम लोगों ने इस्तीफा दिलाने के लिए कई सारे लोग जो है जिंदगी और जान गंवा दिए, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, कितना लाठियां चार्ज हुआ, बहुत सारी नुकसान हुआ हमारे देश को, तो भी वो इंसान इस्तीफा नहीं दे रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि एक व्यक्ति को मर जाने से या फिर अपने हक अधिकार मांगने से इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा कभी।
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज ऐसा कोई संविधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति का मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कानून के दरवाजा खटखटाता रह जाए और उसको इंसाफ मिल जाए। नहीं मिलेगा कभी, मैं लिख कर देता हूँ। लालू यादव जी के समय में जो दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के जो लोग थे, वे सर पे चप्पल रख के उसके बाद बड़े जाति वालों के घर से, उसके बाद उनके दरवाजे से गुजरते थे। लेकिन लालू यादव जी के शासन में ये सारी चीज़ें खत्म हुई और उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराने का अपने तरफ से पूरा फुल प्रयास किया। तब जाके जो है अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो आगे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे क्षेत्र में भी आगे अपनी काबिलियत का परचम लहराए। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल को बहुत ज़्यादा स्तर पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल को ख़त्म किया जा रहा है। इस पे आप क्या सोचते हैं? इसका प्रभाव गरीबों के ऊपर भी पड़ रहा है, अमीर वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल वर्ग के जो लोग हैं, उनके जेब पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। गरीब जो है ठेला खींच के मजदूरी कर करके उसके बाद अपने बच्चों को प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या सरकारी में वो सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, अगर सरकार चाहे ना तो चंद पैसा में सब चंद मिनटों में सब कुछ खत्म कर सकता है जी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार को सिर्फ दो चीज करना है, हमारे देश की सारी शिक्षा सुधर जाएगा। लेकिन सरकार ही ऐसा नहीं चाहता कि शिक्षा सुधर पाए और लोग पढ़ पाए। सिंपल से मैं सरल सी भाषा में कहना चाहता हूँ, 3-4 हज़ार के प्राइवेट टीचर जहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप हम सारे लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं और हमारा बच्चा अच्छा तरह से पढ़ भी पा रहा है। क्यों? और आप 60-70 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी देकर हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। क्या आपकी लापरवाही नहीं है? मैं सिंपल सी भाषा में कह रहा हूँ। आज जितने भी खान सर है, बहुत सारी नामी नामी टीचर है जिनको बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है जी। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग लूटते हैं हमारे देश से। अगर आप सब विषय का IAS और जितने भी बड़े पदाधिकारी रिटायर हो रहे हैं, सरकार उनको रख कर स्टडी कराना स्टार्ट कर दे, तो क्या आपको लोग लग रहा है कि कोई खान सर के या फिर किसी भी बड़े शिक्षक का बैच लेगा, उन लोग से पढ़ लेगा? नहीं। जो भी IAS मतलब रिटायर हो रहा है, हाँ। और जितने भी बड़े पदाधिकारियां हैं जो जिस चीज़ का तैयारियां कर रहा है वो रिटायर हो रहा है, तो सरकार सारी विषय में से 1-2 आदमी कर रखकर चाहे तो पढ़वा सकता है, जिससे पूरे जो भारत के फीस जो बच्चे दे रहा है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख तो नहीं देंगे, भर के फीस तो नहीं देंगे। और सरकार चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है, मुश्किल नहीं है चीज़ें। जो भी IAS रिटायर हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है रिटायर हो रहा है, उनसे तैयारियां करा सकता है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, एकदम नॉर्मल से खर्चा आएगा। और हमारे देश का जो है 80% जो पैसा ये महंगा टीचर जो चूस ले रहा है, ख़त्म कर ले रहा है, वो नहीं कर पाएंगे और अच्छा शिक्षा भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार जानता है कि अगर ये लोग नहीं कमाएंगे तो हमको टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो सारी जो है अपने पेट भरने के लिए सब लगे हुए हैं, कोई देश के बारे में नहीं सोचने वाला है और मुझे लग रहा है कि अब देश का कुछ नहीं होने वाला है। कोसी नदी के टूटने से जो है बिहार में हर साल लोग प्रभावित होते हैं और बिहार के हज़ारों लाखों घर जो हैं बर्बाद हो जाते हैं और काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। इससे बाढ़ में डूबने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसको ठीक करने के लिए अभी तक बिहार सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सिर्फ उसके सुधार के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब कोसी नदी अगर रुक नहीं पा रही है, उसके बाढ़ को अगर रोका नहीं जा रहा है, उसके पानी को अगर रोका नहीं जा रहा है, तो क्या सरकार से हम उम्मीद करें कि सरकार जो है हमारे भले के लिए, हमारी अच्छी चीज़ों को सोचने के लिए, हमारे भविष्य को सोचने के लिए बैठाई गई है? देखिए, मैंने शुरू में ही बोला जी कि सरकार के पास कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसे सरकार लूट सके। ये सब आम पब्लिक जानता है, सब कोई जानता है कि सरकार कोई भी चीज़ चाहेगा तो यूँ चुटकियों में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन कल जो है वो चल के कैसे लूटेगा? तो अगर 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए आते हैं तो 1 से 2,000 करोड़ रुपए जो लगाया जाता है और बाकी जो पैसे होते हैं वो घोटाले हो जाते हैं और वो चीज़ें वैसे की ऐसे ही रहती है, केवल मुरम्मत होता है कि फिर नेक्स्ट साल आए टूटे और 1,000-2,000 करोड़ लूट लिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ ये सरकार इसीलिए बना, देश को लूटने के लिए और चूसने के लिए बैठा हुआ है। अब देख लीजिए सिंपल सी,
हम्म, शिक्षा मंत्री से हम्म, पेपर नहीं सुधार हो पा रहा है। हम्म, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से देश नहीं चल पा रहा है। आज जितने भी उनके मंत्री बन के बैठे हुए हैं, हम्म, वो जिस भी जगह पे बैठे हैं उनसे कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, हम्म, आज जो स्थितियां हैं हमारे देश की, हम्म, कोई जिम्मेदार नहीं है। हम्म, जिम्मेदारी नाम की आज कोई चीज़ें नहीं रहा उन लोगों के पास। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि इन सबका इस्तीफा होना चाहिए। जी। एक बार हमारे देश को बचाना है और सुधार करना है तो इन सबका इस्तीफा होना चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की मांग से और इस्तीफा दे देने से क्या देश सुधर जाएगा? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक। देखिए, जी। लोग जागरूक होंगे, हम्म, मरता क्या नहीं करता। हम्म, एक वक्त था जी। जो हमारे पूरे खानदान हम्म, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास के हम्म, मोदी जी को बहुत अच्छा मानते थे, हम्म, वोट देते थे, बहुत अच्छा मानते थे। हम्म, लेकिन आगे चल के जितने भी सारी उन्होंने गलतियां करना स्टार्ट किया, लोग जो है आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, गलत और सही की फैसला करने लगे हैं। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि जब लोग समझ जाएंगे सारी बातों को कि सही और गलत क्या है, जब भुखमरी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, अभी तो 80% हुआ, 85% या 90% जब हो जाएगा तो सारे लोग समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है और इन लोगों को इस्तीफा देने से देश आगे बढ़ेगा। हम्म, अगर सत्ता पे कुछ ऐसा व्यक्ति बैठ रहा है तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा जितना जल्दी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश को इन लोगों ने 100 साल से ज़्यादा पीछे ढकेल दिया है। और आगे कोई भी इंसान सत्ता पर बैठता है तो करीबन 25 से 30 साल उन लोगों को सुधार करने में लग जाएगा, केवल इन चीज़ों को जो इन लोगों ने बदलाव किया है। अच्छा, एक बात बताइए, बदलाव तब होगा जब लोग पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, ठीक है, लेकिन आज आरक्षण की वजह से जो है बहुत सारे जो लोगों का ये आरोप रहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 90% मार्क्स लाके उसके बाद भी उन लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, और जो 30% 40% ला के भी वो पास हो जा रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, और 90% मार्क्स लाने वाला व्यक्ति जो है, जिसके अंदर ज़्यादा प्रतिभा है, ज़्यादा नॉलेज है, वो बैठा हुआ है, तो कैसे देश का विकास होगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आरक्षण जो अभी जो चल रहा है, इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे कहने का जो मतलब है, हम्म, ये जो सरकारें करती है हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा की वजह से करती है। हम्म, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि बिहार पुलिस निकला, बिहार पुलिस बिहार में ही निकला, चलिए 30,000 सीटें मान लेते हैं, उसका फॉर्म 600-700 का होगा, तो आप समझ लीजिए कई हजार करोड़ जो है रुपए उसे सरकार कमाएगा, फॉर्म से कमाएगा। फिर बिहार का सेंटर दे देगा दिल्ली का सेंटर दे देगा बिहार, ऐसे सेंटर देता है, तो उससे भी सरकार बहुत सारी इनकम जो है हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के हाँ, माध्यम से कमा लेता है। अब आम पब्लिक का 40-50 करोड़ जो रुपए है वो सरकार के जेब में चलेगा, और नेक्स्ट दिन जो है पेपर लीक, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ ना कि सरकार को ही चारों तरफ से प्रॉफिट लेना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को कोई मतलब नहीं है सरकार को। आप मर जाइए, जिए, कुछ भी करिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। हमारा देश कहीं डूब जाए, हमारे पब्लिक कहीं मर जाए, उसे क्या ही फर्क पड़ता है, बस उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है कि यहाँ गरीबों की ना कोई वैल्यू है, ना कोई इज्जत है, और ना तो मुझे लग रहा है कि कभी ये चीज़ें हटने वाली है। अच्छा, हम थोड़ा सा टॉपिक से हटाकर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो देश हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए काफ़ी एक बढ़िया पॉइंट्स है, क्योंकि इस टॉपिक पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। आप राजीव तलवार को जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छा तरह से जानते हैं भाई। राजीव तलवार जो कि आजमगढ़ की सड़कों पे आज एक हाथ में बोर्ड लिया ऐसे जी, और लोगों को जागरूक करने के लिए वो व्यक्ति बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवा के और उसके बाद सड़कों पे खड़ा होकर उसके बाद दिखाते हैं कि देश की जनता कम से कम उस बोर्ड के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जागरूक हो, देश की जनता जागे, आवाज़ उठाए, लेकिन देश की जनता उन्हें पागल समझती है। आप उनके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, देश की जनता आपको हमको भी पागल समझती है, जो अनभक्त है, यानी आप सीधा सीधे कह सकते हैं गोबर भक्त। तो बहुत सारे लोग गोबर भक्त हैं जो मोदी जी को अपने बाप मानते हैं, पापा मानते हैं जी। तो ऐसे लोगों को जो है आप कुछ भी कह दीजिए, वो कहते हैं कि मोदी जी मेरा गांड मार लेंगे लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे।
वो लोग कहते हैं कि सिलेंडर जो है 400 का सिलेंडर मोदी जी 4000 का कर देंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। तो इन लोगों को आप क्या ही लेना है, आप इन लोगों को क्या ही कह सकते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों को मानसिकता है, जैसे अंग्रेज थे, कुछ भारत के लोग उन लोगों को साथ देकर देश को गुलाम करने की इतनी बड़ी साजिश रचा था। तो इसी तरह से ये लोग हैं कि आज देश के प्रति बोलने से घबराते हैं और अपने आप को बहुत सही समझते हैं। अबे साले, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कल तुम पे गुजरेगा तो तुम्हारे मोदी जी नहीं आएंगे बचाने के लिए। हमारा देश, हमारा पावन, हमारा संविधान ही काम में आएगा। तो एक ना एक दिन ये भी समझ जाएंगे, और नहीं भी समझेंगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी जो जनता है, जो समझदार है, वो समझ देगा कि सच्चाई क्या है और सही क्या है, और अपना हक मांगना चाहिए, अपना अधिकार जानना चाहिए, और अपने संविधान के साथ अपने हक को मांगो, लड़ो। अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मांगने से सिर्फ भिख मिलता है, लड़ने से हक मिलता है। तो अपने हक के लिए आप लड़ो, उसको छीनो, अपने आवाज़ों को उठाओ। और आपको पता होना चाहिए कि ये सरकार आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारी पाबंदियां लगा रखी है कि 3 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में हम लोग को वीडियो चढ़ता है जिसको डिलीट करवा दिया जाता है। तो सरकार नहीं चाहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को जो है सच्चाइयों को आम पब्लिक को दिखाए। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो बोलते हैं कि हमने एक वीडियो बनाया, हमारा जेल कर दिया गया, हम पे FIR हो गया, हमको फंसा दिया गया। तो सोचिए इस सरकार की मानसिकता कहाँ तक गिर चुका है, यहाँ तक गिर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ हम हाँ सुनना चाहता है लोग। तो मैं कहता हूँ कि आज हर व्यक्ति इतना जागरूक हो गया है जिसकी आवाज़ों को ना आप दबा सकते हो और नहीं मिटा सकते हो। जी अच्छा, राजीव तलवार जी का एक और क्वेश्चन आता है कि अर्जुन और एकलव्य में क्या अंतर है। आप अर्जुन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और एकलव्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अर्जुन जो है जी, उनके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ जी, और उस मैटर पर हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ना मैंने उस चीज़ को देखा है और ना कभी समझने की कोशिश किया है। जी, मुझे लग रहा है कि मेरे पर्सनल लाइफ है, इससे मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बाकी फालतू जितने भी चीज़ें आते हैं उन पे फोकस कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैं उस पर कुछ कह नहीं पाऊँगा। देखिए, मेरे ख्याल से जो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अर्जुन और एकलव्य में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करने को देश के लोगों को प्रेरणा करने के लिए और बहुत ही प्रेरणादायक एक क्वेश्चन है कि अर्जुन और एकलव्य में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से अर्जुन वो व्यक्ति हैं जिसको गुरु ने बाकियों से उनके अंदर उतनी प्रतिभा नहीं थी जितना प्रतिभा एकलव्य के अंदर था, और उनकी एकलव्य की प्रतिभा को जानबूझकर दबाया गया ताकि वे अपने शिष्य को आगे बढ़ा पाएँ। जिस व्यक्ति के अंदर उतनी प्रतिभा नहीं लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वे गुरुओं पे निशाना साधते हैं अपने एक क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि देश की जनता ये बात समझ पाए कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है वो व्यक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि देश के हित के लिए और देश के भविष्य के लिए ये काफ़ी सहायता करे और हेल्पफुल रहे। तो एक और क्वेश्चन हम विजय जी से पूछना चाहेंगे कि आज के जो समय में दलित समाज के जो लोग हैं अपने आप को इतना कष्टदायी जीवन में यापन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इतना कष्ट को झेलते हुए सरकार को इतना टैक्स भी पे कर रहे हैं, सामान खरीदने उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, तेल साबुन खरीद रहे हैं उस पर टैक्स कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो है सरकार उनका कमर तोड़ चुकी है। आर्थिक व्यवस्था पे इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है उन सारी पैसों को जो है घोटाला कर लेती है, लेकिन सरकार जो है गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है। आज आदिवासी समाज के जो लोग हैं जल जंगल ज़मीन के लिए आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं केन बेतवा लिंक के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं अरावली को बचाने की बात की जा रही है। लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, अपनी आवाज़ को, अपनी गुहार को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष अगर चाहे तो इस पर खुलकर आवाज़ उठा सकता है, विपक्ष अगर चाहे तो एकजुट होकर देश की जितनी भी
विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर इस पे आवाज़ उठा सकती है, देश की जनता को एक कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है ताकि वे भी अपना पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को लेके देश को कहीं ना कहीं उस अंधकार में ढकेल रही है? नहीं, विपक्ष जो है जी। वो ये चाहता है हम्म। कि हर जनता हम्म। अपना हक खुद मांगे, जी। अपना अधिकार खुद मांगे, अपने हक के लिए खुद लड़े। जी। और मुझे लगता है कि विपक्ष की मैं बहुत तारीफ करता हूँ जी। कि वो लोग खुद ना आगे आकर हमारे लड़ाई हमें खुद लड़ने देते हैं। आप कुकरे जनता पार्टी को देखे थे कि अपनी लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन अंतिम सांस तक विपक्ष हमारे सारे साथ था कि नहीं था? सारे विपक्ष हमारे साथ आ गए थे। तो जनता को जागरूक कर रहा है। हमने कुछ अपने बड़े जो हमारे पार्टी के लोग हैं उन लोगों से बातें किया तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ है कि हर एक जनता अपने अधिकार को खुद मांगे, अपने अधिकार को समझे, सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़े। हम लोग तुम सबके साथ हैं। और मुझे लग रहा है कि चीज़ हमें बहुत लगा यार, सही में ये जो है बड़े इसी तरह बड़े नहीं होते हैं। और आज जो है आप अपना हक अधिकार के लिए लड़ते रहिए और सारे जो लोग जागरूक होकर लड़े अपने हक अधिकार के लिए, कल विपक्ष आपके साथ नहीं रहेगा तो आप कहिएगा। नेता को इसलिए आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो सरकार के सामने जो है वो जनता की आवाज़ को प्रशस्त करे और जनता की आवाज़ बनकर खुद को सामने समझे। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग हों या फिर सत्ताधारी जो भी सत्ता पक्ष के लोग हों, वे सब जनता को जो है ना कई पार्टियों में विभक्त कर दिए हैं। कोई जो है जनता जो है किसी पार्टी को मान रहा है कि हम आरजेडी को मानते हैं, कोई हम बोल रहा है हम सपा को मानते हैं, हम बीजेपी को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं। लेकिन देश की जनता जो है वो अपने देश को नहीं मान रही है, कोई ना कोई पार्टी को मान रही है। पार्टियों में विभक्त है, बटी हुई है देश की जनता, जातियों में विभक्त है, ऊंच नीच गरीबी के तौर पे देश की जनता को बांट दिया गया है। देश की जनता जो है आज भी एकजुट होकर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो कैसे देश का भला होगा? देखिए, आजकल देश की जनता मूर्ख नहीं रहा है जी, बहुत समझदार हो गया है। जो लोग देश के जनता को अंधेरा में ढकेलना चाहते हैं जी, वो आम जनता खुद अपना नेता अपनी विचारधारा से जुड़े हुए नेता को खुद चुन लेते हैं जी। और हर जनता मुझे लग रहा है कि आज उसी के प्रति भाग रहा है। आज जो है ना कोई कमल के लेके जप रहा है और ना कोई आरजेडी के लेके जप रहा है। जो भी नेता आज देश की बातें कर रहा है, गरीबों की बातें कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, उसके प्रति आप देख रहे हैं कि जनता टूट टूट के उसके साथ जा रहा है। जैसे प्रशांत किशोर बहुत अच्छा बातें करते हैं, अच्छा बातें किए, आप देखें कि वो सीट जीते कि नहीं जीते? जीते। तो पार्टियां मैटर नहीं करती है, आपके विचारधारा मैटर करते हैं। आप गरीबों के लिए कितना बात करते हो, देश के लिए कितना बातें कर रहे हो, आम पब्लिक के लिए कितना कुछ दे रहे हो, स्टडी पर कितना बातें कर रहे हो, इस पे आजकल जनता भाग रहा है। अच्छा, जैसे कि आप आरजेडी के समर्थक हैं और प्रशांत किशोर जी का आप तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऑनेस्टी को दिखाता है कि आप कितने ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं देश के बारे में इनको ज़्यादा चिंता है, पार्टियों के बारे में ये ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों को जो है पार्टी जो है पार्टी ऐसा करके नहीं रहता है जी। जो इंसान हमारे देश के लिए लड़ेगा जी, और गरीबों की बात करेगा, अति पिछड़ा आदिवासी किसानों की आवाज़ को उठाएगा, शिक्षा पे बात करेगा, तो मुझे लग रहा है कि आजकल 90-95% लोग ऐसा लोगों को चुनना पसंद करते हैं कि हम ही नहीं। तो आजकल जनता सब समझदार हो गया है और मुझे लग रहा है कि एक बार ईवीएम को हटा दिया जा रहा है तो सरकार जो है कभी बिहार तो छोड़िए किसी राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी सरकार। अभी देश के जो युवा हैं और ख़ास करके जो बिहार के युवा हैं तेजस्वी यादव जी को युवा नेता मानते हैं और उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जी की इतनी पकड़ होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का पद हासिल नहीं कर पाए, इस पर आप क्या दृष्टिकोण देना चाहेंगे? अभी हम शुरू से एक ही बात बोलते आ रहे हैं जी कि भाई बीजेपी सरकार को अगर 30 से राज्य है जी, तो 30 राज्य में से उनको 1819 जीत लेना है जी, ईवीएम के माध्यम से, सीबीआई ईडी के माध्यम से, और उससे भी चारों तरफ से लोग नहीं आ रहे तो संसद विधायक को खरीद लेना है।
तो इस तरह से कैसे भी करके 17 से 18 राज्यों में सरकार बना लेना है। बाकी 8 से 10 राज्य जो है उसको किसी किसी पार्टियों को जीतने दें, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि मेन जड़ ईवीएम है, ईवीएम हटा, सरकार गिरा, बाजार खत्म। बिहार में जो है महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था बीजेपी के माध्यम से, और ये बताया गया था कि हम आपके खाते में 10 हज़ार रुपया जो है वो कोई ना कोई व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था कि उस पैसे को वो किस्त के माध्यम से उस पैसे को फिर से वापस ले लेंगे। तो बिना बताए आप कर्ज देने वाले होते कौन है? और देश की जनता जो है, बिहार की जनता खास तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और प्रताड़ित भी है। तो इस पे आप क्या सोचना चाहेंगे कि बिना वो मांगे वो पैसे कैसे दे दिए और फिर वो चुनाव जीत जाते हैं, फिर इसी जनता के ऊपर जो है महंगाई को बढ़ाते हैं और फिर जनता को जो है पैरों तले रौंदने का काम करते हैं। तो इस पे आप क्या दृष्टिकोण देना चाहेंगे? देखिए, बिहार के लोगों ने जो वोट किया था जी, वो खास करके पैसा की वजह से नहीं किया था। और पैसा बांटना संवैधानिक कानूनी अपराध है जी, खास करके इलेक्शन के टाइम में। जी, आप किसी भी चीज़ों को नहीं बांट सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है, उनकी सरकार है, वो कुछ भी बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने नीतीश कुमार के फेस पे वोट किया था जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार को भी बहुत अच्छा तरह से चलाया जी, तो नीतीश कुमार के फेस पे लोग वोट किया था जी, और आगे चल के जी, कौन लोग जानता था कि किसी तरह से उनको फंसा करके और उनको हटा करके और भाजपा के जो लोग हैं जी, उनके बेटे को फंसा करके निशांत कुमार को जी, और बिहार भी हड़प लेंगे जी, और बिहार में एक ऐसा व्यक्ति को बैठाएंगे जी, जिससे बिहार पूरे 5 साल तक क्या 5 मिनट भी नहीं चल सकता है। पूरे देश को अगर सुधारना है तो कहीं ना कहीं देश की जनता को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी और जातियों को भूलकर, गरीबी और अमीरी को भूलकर और ऊंच नीच को भूलकर उसके बाद देश हित में बात करना पड़ेगा। जब तक देश की जनता एक नहीं होगी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, उसमें हम सब जूझेंगे। तो हमारा तर्क का यही फैसला रहा कि कहीं ना कहीं। अच्छा देखिए जी, हम कह रहे हैं जी, कि हम बाहर में रहते हैं, जी, दुबई, विदेश, अमेरिका, जहाँ ना कहाँ रहते हैं, जी, सारी कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई रहता है। लेकिन जब बात हमारे देश का होता है तो क्या हम लोग कास्ट में बट जाते हैं? नहीं बटते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया या फिर हिंदुस्तान, सारे लोग हम लोग एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग 10 हिस्सों में बट जाते हैं। इसका क्या कारण है? बंटवारा, जात पात, ऊंच नीच, दिमागी मानसिकता की वजह से। तो यही तो करता है भाजपा, यही करता है भाजपा के लोगों को ब्रेन वॉश करता है किसी ना किसी तरह से। गोदी मीडिया जैसे जिसको आज हर लोग जानते हैं कि आजकल जो न्यूज आ रहा है वो केवल मोदी जी के पक्ष में आ रहा है, यानी भाजपा को अच्छा दिखाना है बस, और देश को सही मुद्दा नहीं दिखाना है। देश को बेरोजगारी को नहीं दिखाना है, देश को महंगाई को नहीं दिखाना है, बलात्कार को नहीं दिखाना है, मर्डर को नहीं दिखाना है, भ्रष्टाचार को नहीं दिखाना है। तो उनके जो मालिक है उनको बैठाया गया, पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा कौन देता है? सपोज सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी देती है जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खा रहे हैं तो गुणगान क्या हम देश का जनता को करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जो आज सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया, बहुत सारे न्यूज चैनल है, उन लोगों के प्रति अपने ब्रांड जो है, आप पब्लिक ब्रांडों को मतलब ब्रांड वॉच कराया जा रहा है। आप देखिए, आप किसी मस्जिद मंदिर कहीं भी जाइए तो मुझे लग रहा है कि एक जो है, अगर आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि अभी खाद का बोरा आया था जी, खाद पे मोदी जी के फोटो की क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। लेकिन वहाँ क्या किया गया कि मोदी जी ने दिया है, प्रचार दिखाया गया कि ब्रांड वॉच हो। राशन बीच में मैंने देखा था कि राशन की जो बोरिया आया था उस पर मोदी जी के फोटो लगाया गया था। उसको क्या जरूरत थी? अभी तो देख रहे हैं कि बच्चों की कॉपी किताबों के ऊपर मोदी जी के फोटो लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बचपन से ही आपका ब्रांड वॉच किया जा रहा है, बचपन से ही आपका ब्रांड वॉच किया जा रहा है कि मोदी 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 मोदी, यानी केवल मोदी, हर जगह मोदी 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 मोदी, बचपन से ही आपका ब्रांड वॉच किया जा रहा है।
चारों तरफ स्टेशन पर हाँ देखिए, बस स्टेशन पर देखिए, हाईवे पे प्लेटफॉर्म पर देखिए। देखिए, हाईवे पर देखिए, हर जगह। हर और गलती से भी आप किसी और पार्टी का बैनर देख लीजिए तो उसको फरवा दिया जा रहा है, हाँ। हटवा दिया जा रहा है। हाँ, तो मैं सफल सी बातें कहूँ तो लोगों के अंदर बैठाया जा रहा है जबरदस्ती। हम्म, और मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग ये कभी होने नहीं देंगे। जी इसलिए हम नहीं होने देंगे क्योंकि जितना अधिकार मोदी जी के इस देश में है उतना अधिकार हमारा भी है। मुझे तो पता नहीं है कि मोदी इस देश से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, जी लेकिन हम अपने देश के हर सच्चाइयों को दिखाना पसंद करते हैं जी और बताना, अपने हक मांगना, लड़ना अधिकार समझते हैं जी और जिसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे बंद करते हैं और देश की जनता से यही निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देश की जनता जो है ऊंच नीच गरीबी को भूलकर देश के हित में बात करे और एकजुट होकर एकता बनाए रखे। कोई भी पार्टी आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगी जब हम एक होंगे। तो सभी को जय हिंद और नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।